हेलो बच्चों, वेलकम टू इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगा। In this video, we are going to discuss question number 1 to 20 of chapter Ray Optics from a very popular book NCERT at your fingertips by publisher MTG. First of all, I wish you very happy Holi बच्चों. So let us start with this discussion of question number 1. Speed of light in an isotropic medium depends. इसके जो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे। इनमें कोई ज्यादा बड़ी थ्योरी आप नहीं दे सकते। एक्सप्लेनेशन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम डिपेंड्स ऑन, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें स्पीड एंड वेवलेंथ किसी भी मीडियम में ये दोनों ही हमारे पास चेंज होते हैं। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोर्स, बट स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ चेंजेस। तो हम यहां पर कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन मीडियम इज ड्यू टू इट्स हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ बच्चों। आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है बेटा, सॉरी वेव ऑप्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है डाइफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट तब काउंटेबल होती है जब अपर्चर का साइज और वेवलेंथ का साइज बराबर हो। ओके, लाइट का जो वेवलेंथ है बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। तो वो कंसेप्ट यहां पर ये लगा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स कॉर्पुसुलर थ्योरी बेटा। ये पहले थ्योरी दी गई थी कि जो लाइट है दिस इज अ फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बट ये हमारे पास ऑब्सोलीट हो गई थी, बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो उसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? उन्होंने कहा था स्पीड ऑफ लाइट इज जो है मोर इन डेंसर एंड लेसर इन रेरर। तो यहां पर हमारे पास क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर इन रेरर, बट वी नो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी और द प्रेजेंट थ्योरी स्पीड इज हायर इन रेरर मीडियम एंड लेसर इन डेंसर मीडियम। So that's why this Newton's corpuscular theory is obsolete. अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4, a boy of height 1 meter stand in front of convex mirror. His distance from the mirror is equal to focal length. Height of its image. इमेज की हाइट आपको यहां पर फाइंड करनी है बच्चों। ध्यान से देखेंगे हाउ वी कैन फाइंड ऑर्डिनरी मेथड। बच्चा क्या कर सकता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लगाएगा, फिर v फाइंड करेगा बच्चों, फिर v से मैग्निफिकेशन में hi/ho माइनस v/u पुट करेगा। काफी लेंथी, बट अगर आपको डायरेक्ट याद है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, f डिवाइड बाय f माइनस u। जब हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन हो मिरर से, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यस और नो बच्चों? तो यहां पर हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 मीटर, फोकल लेंथ f, बिकॉज इट इज अ कन्वेक्स मिरर, तो फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। एंड द डिस्टेंस इज इन फ्रंट। अगर हम देखें तो मिरर के आगे ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस किसमें होता है? u, नेगेटिव, बट उसकी वैल्यू क्या है? फोकल लेंथ के बराबर। तो आप यहां पुट कर देंगे -f। आप ध्यान से देखें तो एक ही स्टेप में आपका आंसर बन जाना चाहिए था। ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए इतने स्टेप्स लिखे हैं, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट दिस स्टेप एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके बच्चों, यू कैन गेट योर डायरेक्ट आंसर इन 1 लाइन। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहता है हमारे पास? कन्वेक्स शेविंग मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 35 सेंटीमीटर. इट इज पोजीशन सो दैट अपराइट इमेज ऑफ मैन्स फेस. कौन सा मिरर है बच्चों? आपको ये थोड़ा सा ध्यान से चीजों को यूज करना होता है। कनकेव मिरर एंड इमेज इज अपराइट, यानी कि इरेक्ट इमेज कब बनती है? जब इमेज वर्चुअल होती है, तब इमेज इरेक्ट होती है बच्चों। तो मैग्निफिकेशन इरेक्ट इमेज की क्या होगी? +2.5। अगर आपको ये बात पता चल गई, आपने क्वेश्चन से ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली,
तब ये क्वेश्चन बस खत्म, फिर कुछ नहीं बचा इसमें। सिंपली आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, f माइनस एफ बाय यू। तो 2.5, f कितना है बच्चों 35। हाउ फार इज द मिरर फ्रॉम द फेस, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, मान लो ये x से डिस्टेंस दूर है, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी -x विद साइन कन्वेंशन। तो यू कैन राइट फोकल लेंथ। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको क्या दिया है बच्चों 35, तो फोकल लेंथ शुड बी 35 डिवाइड बाय 2। फोकल लेंथ शुड बी 35 डिवाइड बाय 2। यहां पर भी आपको यही यूज करना था। अब अगर हम देखें तो मिरर कैसा था कनकेव, तो फोकल लेंथ क्या लगानी थी आपको माइनस। ये सारी गलतियां बच्चा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है तो करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से कोई ना कोई एक गलती आपने भी की होगी, जो मैंने यहां पर वैल्यूज लिखी थी। वो इसी वजह से कि भाई यही गलतियां बच्चे फटाफट से यहां से लिखने की कोशिश करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं और आंसर मैच नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों -35/2 प्लस x, दिस इज -35/5। 2.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5, दिस इज -7। तो x क्या आएगा बच्चों -7 प्लस 35/2। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों x। तो अब अगर आप देखें तो दिस इज 21/2 विच इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और जितने क्वेश्चन अभी तक किए हैं समझ में आए हो। एंड आई विश एंड आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ये आपका ही चैनल है बच्चों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन भी हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस्ड है बच्चों। आपको ध्यान से देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, a rod of length 10 centimeter lie along the principal axis of a concave mirror। यहां पर हम एक concave mirror ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, let it be a concave mirror। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ये f हो गया हमारे पास, और 20 सेंटीमीटर पे सेंटर हो जाएगा। रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror in such a way that end close to the pole is 20 सेंटीमीटर। जो एंड हमारे पास पोल के पास में है वो 10 सेंटीमीटर पे है, सॉरी 20 सेंटीमीटर पे है, दैट मीन सेंटर पे। अगर ये हमारे पास रॉड है तो इसका जो क्लोजेस्ट एंड है वो सेंटर पे है, तो ए का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, फटाफट से सोचिए मन में, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि रॉड की लेंथ कितनी थी बच्चों 10 सेंटीमीटर, क्लोजेस्ट एंड 20 पे है, तो ये हमारा 10 था, तो ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये मैं ऐसे लिख लेता हूं डायमेंशंस। अब अगर जो ऑब्जेक्ट सेंटर पे है उसकी इमेज कहां बनती है, सबको मालूम है सेंटर पे बनती है सर, तो बी डैश कहां बन जाएगा सेंटर पे। अब हमें क्या लोकेट करना है ए डैश। अगर एज हमारे पास बियॉन्ड सी होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है सी और एफ में। तो फटाफट से देख लेते हैं सी कहां, जो ए डैश है वो कहां होगा। तो ए के लिए आप लगाएंगे 1/VA प्लस 1/UA इक्वल टू 1/F। मिरर फॉर्मूला 1/V प्लस U कितना है बच्चों -30 और F कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर माइनस का, तो 1/V फटाफट से सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो ये आपके पास देखिए 30 - 3 + 1, V इज 15 सेंटीमीटर, V इज 15 सेंटीमीटर बच्चों। तो ये आ गया 15। बस अब आपको देखना था लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी बच गई। I hope everyone is able to see, this is 20, this is 20, this is 15, so length of image is 20 - 15, 5 centimeter. Clear बच्चों? So this is our answer. Okay, getting it? चलिए moving toward the
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 16 centimeter from the concave mirror. Okay बच्चों, तो क्या कह रहा है? An object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from the concave mirror, which produces a real image 3 centimeter high. Object की height 2 centimeter, image height 3 centimeter means real image in large बन रही है, तो वो inverted होती है, diminished भी inverted ही होती है. Real image formed by concave mirror is a inverted. तो मैं मैग्निफिकेशन क्या लिख सकता हूं बच्चों? यहां से मैग्निफिकेशन क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्योंकि वो इन्वर्टेड होती है तो बाय डिफॉल्ट यू कैन पुट माइनस साइन ओवर हियर. अब पूछा गया फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, क्योंकि हमें यू पता है तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, एफ माइनस यू. तो दिस इज -3/2. focal length we need to calculate f and u is -16. अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने f के आगे माइनस साइन नहीं लगाया बच्चों, बिकॉज इन ऑप्शन वी हैव प्लस माइनस, तो अपने आप आ जाएगा, हमें क्यों टेंशन लेनी है, अपने आप ये हमारे पास माइनस में फोकल लेंथ आ जाएगी. तो लेट अस सॉल्व इट. क्या हो जाएगा देखिए भी, फटाफट से आप लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा -3f, ये हो गया -48, ये हो जाएगा 2f. उधर जाकर ये हमारे पास है 5f बच्चों. तो f कितना आ रहा है? -48/5, which is going to be -9.6. So it's our answer. Okay बच्चों, got it? Moving toward the next question बेटा. Question number 8 क्या कहता है? When an object is kept at a distance of 30 centimeter, u is 30 centimeter, okay, from a concave mirror, the image is formed at 10 centimeter. Image is formed at 10 centimeter. If the object is moved from the distance speed, this the speed with which image moves. अरे स्पीड ऑफ इमेज क्या होती है बेटा? सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया गया है, आपको पता होगा, -v/u का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. यस और नो? तो ऑल ऑफ यू नो दिस. तो v इज 10, u इज 30, स्क्वायर है तो माइनस माइनस अपने आप एडजस्ट, एंड वेलोसिटी क्या है? 9. तो इट इज गोइंग टू बी 1 मीटर पर सेकेंड. So it is going to be B. Very easy. Just remember the formula and apply it. Nothing else. Question number 9. ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को परेशान करते हैं भी, क्योंकि जैसे माइक्रोस्कोप आता है बच्चा चला जाता है रिजॉल्विंग पावर और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वहां पर. अरे होल्ड ऑन, वहां नहीं जाना है. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है बच्चों. क्या है ये? ध्यान से देखिए. क्या कहता है? माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन मार्क ऑन पीस ऑफ पेपर. आपको एक बात समझनी है कि माइक्रोस्कोप फोकस का मतलब हमारे पास क्या है, कि मान लो ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, यहां पर डॉट लगा हुआ है, यहां पर ये फोकस कर रहा है. फोकस करने का मतलब ये हमारे पास मान लो कुछ डिस्टेंस है x, इस डिस्टेंस पे ये फोकस कर रहा है. सिंपल सी बात. अब कहता है इसके ऊपर हमने रख दी एक स्लैब, इसके ऊपर हमने रख दी एक बेटा स्लैब. जैसी हमने स्लैब रखी, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. अब हम चाहते हैं कि माइक्रोस्कोप फिर से फोकस करे. माइक्रोस्कोप फिर से फोकस कब करेगा? जब माइक्रोस्कोप से डिस्टेंस वही होगा. मैंने इस माइक्रोस्कोप को यहां पर कॉपी कर लिया. मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पैरेलली ड्रॉ करता हूं सच दैट हम चीजों को क्लियरली समझ पाए. इस डॉट को मैंने यहां पर मार्क कर लिया जस्ट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको यहां पर ड्रॉ कर लिया है बच्चों. ओके, ये कहां दिख रहा होगा आपको? यहां. अब हम चाहते हैं कि वो फिर से फोकस करे, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? सेम x. अब आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, है ना, डॉक्टर बनने वाले हैं, कुछ ही महीनों में आपकी जो MBBS है वो स्टार्ट होने वाली है. तो आप लोग बड़े इजीली इस चीज को देख सकते हैं
कि अगर ये दोनों डिस्टेंस x सेम है, अगर ये दोनों डिस्टेंस x सेम है, तो जितना ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ है उतना ही माइक्रोस्कोप शिफ्ट हुआ होगा। तो अल्टीमेटली आपको यहां पर क्या करना है, आपको निकालनी है स्लैब रखने से ऑब्जेक्ट में जो शिफ्ट आई वो शिफ्ट निकालनी। एपरेंट हाइट का फॉर्मूला बच्चों आप सबको पता है, h बाय म्यू, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, h माइनस एपरेंट हाइट। सिंपली आपको ये यहां पर अप्लाई करना है। डोंट वरी, जस्ट रिमेंबर द कंसेप्ट कि फोकस में फिर से आने के लिए क्या कंडीशन है, डिस्टेंस शुड बी सेम। तो जितना ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ उतना माइक्रोस्कोप शिफ्ट हो गया है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, फटाफट से 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2, ये 2/3, 1/3, सो इट इज गोइंग टू बी 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। गेटिंग माई पॉइंट, आपको किधर शिफ्ट करना पड़ेगा इसे, 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। ओके बच्चों, गॉट इट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड फ्रॉम एयर टू वाटर आर शोन इन फिगर। द वैल्यू ऑफ थीटा इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन आर शोन। देन इन फिगर 3 जो एंगल होगा वो हमें यहां पर फाइंड करना है। क्या होगा ये हम देखते हैं। यहां पर देखिए जरा कैसे करेंगे आप इसे सॉल्व। पहला केस फिगर 1 के लिए देखते हैं। फिगर 1 के लिए क्या होगा, सॉल्व करेंगे। 1 यानी कि एयर, एयर के लिए sin 60 इज इक्वल टू ग्लास के लिए sin 35 लिख सकते हैं। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, sin 60 डिवाइड बाय sin 35। क्लियर, ओके, नो डाउट आई थिंक, है ना। सेकंड पॉइंट, सेकंड में अगर आप देखेंगे तो एयर से फिर से लाइट आ रही है, sin 60 पे आ रही है, म्यू वाटर sin 41। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ओके बच्चों, ये सिंपली ये हमारे पास क्या होने वाला है, sin 60 डिवाइड बाय sin 41। ओके क्लियर, हम इसको इधर डिवाइड कर दिए हैं और ये sin 45 इधर आ जाएगा। क्लियर, ओके, दिस इज सेकेंड। नाउ इन थर्ड केस इट इज गिवन वाटर एंड ग्लास। थर्ड केस में क्या दिया है, वाटर एंड ग्लास। इंसिडेंट मीडियम कौन सा है, वाटर। तो आप क्या लगाएंगे, म्यू डब्ल्यू sin 41 1 इक्वल टू म्यू जी sin थीटा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चा यहीं पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करता है। यहां देखिए मैंने 45 लिख दिया, 41 था। बच्चा यहां वैल्यू को लेके परेशान हो जाता है, सर इसकी तो वैल्यू नहीं पता, हम कैसे करेंगे। भाई क्वेश्चन को ट्राई तो करो, लास्ट स्टेप तक जाओ तो सही, क्या पता वो एडजस्ट हो जाए, है ना। तो देखिए जरा क्या है। और अब अगर आप गौर से देखें, भाई मुझे sin थीटा कितना दिख रहा है, मुझे दिख रहा है म्यू डब्ल्यू म्यू जी sin 41। आपको भी यही दिख रहा है ना। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू है sin 60 डिवाइड बाय sin 41 इंटू म्यू ए। म्यू जी की वैल्यू क्या है, sin 60 डिवाइड बाय sin 35 इंटू म्यू ए इंटू sin 41। यही तो है। अब अगर आप गौर से देखें बच्चों, म्यू ए निपट लिया, sin 60 निकल लिया। क्या बचा, ऊपर बचा sin 35, नीचे बचा sin 41 और इधर क्या था sin 41। ये भी कट गया तो क्या बच रहा है, sin 35 sin थीटा के बराबर। तो यू कैन राइट थीटा इक्वल टू 35 डिग्री। और दिस इज आवर आंसर। समझ रहे हैं, कहीं sin 35 की वैल्यू, कहीं sin 41 की वैल्यू हमें पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके बच्चों, ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो बच्चों। क्लियर है, ओके, लेट अस डिस्कस।
ओके सॉरी, ये एक बार हमसे बीच में बंद हो गया था, कोई बात नहीं। हाँ ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या कहता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गौर से देखिएगा बच्चों। कहता है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ थिक स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस टी एज शोन इन फिगर। Emergent ray is parallel to incident ray but displaced sideways to by a distance d if the angles are small then d is। अगर आपने देखा हो अभी जो स्क्रीन फ्लैश हुई थी बीच में, ये बंद होके चला था तो वहां यही खुला हुआ था। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक बच्चे का डाउट आया था, यही क्वेश्चन मैंने उसको अपने जो क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं वो जो नोटबुक करते हैं उसको स्कैन करके रखा हुआ है, उसी का स्क्रीनशॉट लेके उसको सेंड किया। बात समझ रहे हैं? और यही क्वेश्चन यहां पर भी है, ध्यान से देखिए बच्चों। तो क्या है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे इसे मिस करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? ये वाला जो कंसेप्ट है आपने 10th में भी पढ़ा है बच्चों, इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। यहां पर देखिए, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट डिस्प्लेस साइडवे बाय डिस्टेंस डेज। ये जो साइडवेज डिस्प्लेसमेंट ऐसे कहा गया लेटरल शिफ्ट। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ये होता है टी सीकेंट आर साइन आई माइनस आर। ओके, फॉर स्मॉल एंगल्स अगर हम देखें, इफ द एंगल्स आर स्मॉल, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास लेटरल शिफ्ट का है, जब एंगल लार्ज होंगे तब। अगर स्मॉल है तो हम कॉस आर को नियरली क्या पुट कर सकते हैं? 1, और साइन थीटा को नियरली क्या पुट करते हैं बच्चों? थीटा। सो हमारे पास जो शिफ्ट है इसका फॉर्मूला बन जाता है T1 और ये बन जाता है I माइनस आर। इसमें से अगर आप I को कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बनेगा? R बाय I। खत्म। ये हमारे पास आंसर बन गया बेटा, सी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? काफी सिंपल सा इसका आंसर है बच्चों, बट ये तभी कर पाएंगे अगर हमें लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला याद है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? रे इंसिडेंट एट अ पॉइंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 60 डिग्री एंटर्स अ ग्लास स्फीयर। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहां पर। एंटर्स अ ग्लास स्फीयर बेटा ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 बच्चों। तो क्या है यहां पर देखिए, ये कुछ इस तरीके से है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ये मान लो हमारे पास नॉर्मल है बेटा यहां पर। ठीक, ये हमारे पास नॉर्मल है, यहां से रे इंसिडेंट हो रही है, यहां से रे इंसिडेंस हो रही है 60 डिग्री पे। ये अंदर की तरफ ट्रेवल करेगी, ये अंदर की तरफ ट्रेवल करेगी बेटा, मान लो कुछ इस तरीके से। अब कहता है जो फार्दर एंड है बच्चों, फार्दर एंड से ये रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है। मान लो ये रिफ्रैक्ट हो गई यहां पर, और यहां पर मैं इस नॉर्मल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं यहां, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिफ्रैक्ट भी हो गई है। अब हमें चीजों को समझना है। आई होप एंड आई, है ना, कि आपने ये क्वेश्चन क्लास में डेफिनेटली किया हो। स्फीयर के ऊपर बेस्ड कैसे आप एंगल फाइंड करेंगे, म्यू आपको दिया गया है √3। अब अगर हम देखें तो ये नॉर्मल होता है, जो सेंटर से पास करता है रेडियस के अलोंग जो लाइन होती है, दिस इज नॉर्मल। अब अगर हम देखें ये एंगल आर है तो आप क्या लगा देंगे? स्नेल्स लॉ बेटा, 1 sin 60 इज इक्वल टू √3 sin r। यू कैन इजिली सी, ये है √3, ये है √3 sin r बच्चों। तो r कितना आ जाएगा यहां से? 30 डिग्री। ओके, r कितना आ गया बेटा हमारे पास? 30 डिग्री। √3 से √3 कैंसल, r इक्वल टू 30। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर लगती है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ये भी r होगा 30 डिग्री। अगर ये r है तो e कितना होगा? आप r के लिए फिर से लगा सकते हैं। अगर मैं b पे स्नेल्स लॉ फिर से लगाऊंगा, यू कैन सी √3 sin 30
इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, तो यहां से ई कितना आ गया 60 डिग्री अगेन। अगर आपने इस स्फीयर के क्वेश्चन किए होंगे तो डेफिनेटली यू आर कंफर्टेबल विद दीज एंगल्स। अगर नहीं भी किए हैं तो आज के बाद आप इसे आसानी से समझ पाए, कर पाए, इसी की वजह से हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब अगर आप गौर से देखें, यहां पर इसने कहा है द जो रे है इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट फार्दर। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाती है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब आपसे एंगल किस में पूछा गया था? एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल। अगर आप गौर से देखें, ये टोटल एंगल कितना है बच्चों? ये टोटल एंगल कितना है? ये वाला ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री सर, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किस किस के बराबर है? आर प्लस जो हमें एंगल फाइंड करना है प्लस ई। बच्चों यू कैन इजिली सी द एंगल वी आर लुकिंग फॉर इज इक्वल टू 90 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट? ओके बच्चों, ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे जरा इसे। कहता है apparent depth of needle lying at the bottom of tank which is filled with water of refractive index 1.33 to height 12.5 centimeter is measured by the microscope to be 9.4. If the water is replaced by the liquid of refractive index 1.63 up to the same height, what distance would the microscope have to be moved to focus the needle again? माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन फिर से आ गया। हमने इससे पहले क्वेश्चन में माइक्रोस्कोप वाला क्वेश्चन किया था बेटा। फोकस अगेन का मतलब क्या था कि जितना ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतना माइक्रोस्कोप को मूव करना पड़ेगा, तब हमारे पास वो फिर से फोकस कर पाए। अब अगर आप समझें तो यहां पर हमारे पास दो सिचुएशंस आपको दी गई हैं। पहली कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने 12.5 सेंटीमीटर तक 12.5 सेंटीमीटर तक एक लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.33 है। तब आपको ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देता है? ये था हमारे पास दोनों केस में 12.5। आपको जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो दिख रहा है बेटा 9.4 सेंटीमीटर पे। जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पुट किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। जब आपने 1.63 पुट कर दिया तो एपरेंट डेप्थ कम हो जाएगी बच्चों। तब हमें ये कहां दिखाई देना चाहिए? कुछ इस जगह पर दिखाई देना चाहिए। जितना इन दोनों के बीच में गैप होगा, जितना इन दोनों के बीच में गैप होगा, उतना ही हमें माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा टू फोकस अगेन। ये बात क्लियर है? नहीं है तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, आप उसको जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 9 हमने इससे पहले किया था, उसमें मैंने आपको ड्रॉ करके ये चीज समझाई थी कि जितना ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता है उतना ही माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना है टू फोकस इट अगेन। तो क्या होगा बच्चों? यहां पर ध्यान से देखेंगे फटाफट। पहले केस में एपरेंट हाइट क्या है? पहले केस में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बाहर का है, मान लो ये म्यू नॉट है, हमें नहीं दिया गया, डिवाइड बाय जो मीडियम का है इनटू हाइट कितनी है 12.5, और ये हमें कितना दिया हुआ था बच्चों 9.4 सेंटीमीटर। सेकंड केस में हमें यही निकालना है, म्यू बाहर वाले का क्या है, मान लो म्यू नॉट, अंदर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63 एंड हाइट अभी भी कितनी है 12.5। सिंपली अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें तो यू कैन इक्वेट 1.33 इंटू 9.4 h इंटू 1.63। वेरी सिंपल, इन दोनों को हमने यहां पर बराबर ले लिया
तो h इंटू ये, तो यहां से अब जब आप h कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास अराउंड 7.6 सेंटीमीटर आता है। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इसको बिना कैलकुलेटर से करेंगे तो अराउंड ये आपके पास बन जाएगा। तो शिफ्ट हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, ये हमारे पास शिफ्ट कितनी होगी, ये होगी 9.4 माइनस 7.6, तो ये बनेगा 1.8 सेंटीमीटर के अराउंड, और हमारी ऑप्शन जो बन जाती है वो है 1.7। गेटिंग माई पॉइंट। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बेटा। क्लियर, डन, ओके। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, अ पॉइंट लुमिनस ऑब्जेक्ट ओ इज एट डिस्टेंस h। बहुत ही क्रूशियल खतरनाक क्वेश्चन है। 2-3 तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं बुक्स में। इसका जो सबसे इजी वाला मेथड है वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, बट डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम मोर देन वन मेथड देखने वाले हैं। इस मेथड के अलावा और मेथड भी हम देखेंगे। अगर आप चाहते हैं इसके और मेथड्स करना तो वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा बेटा, देन ओनली ये मेरे पास मोटिवेशन होगी कि मैं इसके लिए जो बाकी मेथड्स हैं, 2 मेथड और हैं बट वो लेंथी हैं, बट कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगता है उनमें। तो अगर आप चाहते हैं कि वो भी आप समझें जब मैं आपको समझाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप क्वेश्चन नंबर 14 के बाकी मेथड देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए डेफिनेटली सिर्फ कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। ओके बच्चों, अदरवाइज आल्सो बेटा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें बेटा। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप आगे आने वाले चैप्टर्स कौन से इस वीडियो में देखना चाहते हैं। तो मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन बेटा, इसका जो सबसे इजी वाला मेथड है वो सिंपली ये है कि अगर हम देखें, जब हम इस स्लैब को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं तो उसकी एपरेंट पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इस स्लैब का रोल क्या होगा, इस मिरर को ये यहां पर शिफ्ट कर देगा। इस स्लैब का रोल क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को ये मिरर थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ दिखाई देगा। इस मिरर की एपरेंट हाइट क्या होगी, d बाय म्यू। इस मिरर की एपरेंट हाइट क्या होगी, d बाय म्यू। तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, h प्लस d बाय म्यू। तो इमेज कहां बनेगी, आप सबको पता है प्लेन मिरर सेम डिस्टेंस पे इमेज बनाता है बच्चों। समझ में आई सबको बात है। अब इसने क्वेश्चन में डिस्टेंस कहां से पूछा है, अगर पूछा होता मिरर से कितना डिस्टेंस है तो मैं चिपका देता, बट इसने कहां से पूछा है बेटा, कहां से पूछा है, फ्रॉम द फ्रंट फेस। फ्रंट फेस कहां है हमारे पास, फ्रंट फेस हमारे पास है, फ्रंट फेस हमारे पास यहां पर था d बाय यू से, d बाय म्यू। तो फ्रंट फेस से ये डिस्टेंस कितना हो गया, सिंपली फ्रंट फेस से ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज h प्लस डी बाय यू प्लस डी बाय म्यू। तो ये हमारे पास हो गया h प्लस 2d बाय म्यू। गेटिंग माई पॉइंट, वेरी सिंपल, वेरी क्विक, फास्ट वे में आप कर सकते हैं। बट अगर आप बाकी के 2 मेथड देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, यहां पर अभी हम फटाफट से बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज सिंपली फॉर्मूला ऑफ एपरेंट डेप्थ इन मल्टीपल फ्लूइड। अगर हमारे पास एक से ज्यादा फ्लूइड हो या स्लैब्स हो तो एपरेंट डेप्थ का क्या फॉर्मूला होता है आप सबको मालूम है, बट मैं फिर भी आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। कहते हैं डेप्थ x इज हाफ फिल्ड, दैट मींस दिस इज x by 2, दिस इज x by 2, it is filled with the mu1 and the other half is filled with the mu2। एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, ये हमारे पास है डेप्थ ऑफ अ लिक्विड एंड इट्स डिवाइड बाय इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस बी अवेयर, यहां पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं
क्योंकि ये तो सिंपल था तो बड़ी आसानी से इसका आंसर मैच कर जाता है। बट अगर यहां पर छोटा सा चेंज क्या होता है कि ऑब्जर्वर अगर किसी म्यू नॉट में मीडियम में पड़ा होता तब ये फॉर्मूला क्या होता बच्चों, एच एपरेंट क्या होता फिर, म्यू नॉट बाय म्यू टू एक्स बाय टू प्लस म्यू नॉट बाय म्यू वन एक्स बाय टू। तब ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी भी हल्की सी चेंज की जा सकती है। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, डेंसिटीज का कोई रोल नहीं है बेटा हमारे पास। कहता है 3 लिक्विड हैं, ईच ऑफ कॉलम h by 3, तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी बच्चों, एपरेंट डेप्थ क्या होगी सभी का h by 3 डिवाइड बाय म्यू 1 h by 3 म्यू 2 h by 3 म्यू 3। तो सिंपल सा आंसर है डी ऑप्शन। वेरी क्विकली यू कैन मार्क बेटा। ओके बच्चों, ओके अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको पसंद आई तो जरूर इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। TIR कब होता है, when light is traveling from denser to rarer medium, very first condition, so you can easily mark it. Question number 18, light travel in two mediums A and B with speeds, okay, then the critical angle हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये होता है refractive index of rarer medium डिवाइड by denser medium। और हमारे पास दो मीडियम की स्पीड गिवन है बच्चों, तो रेरर में स्पीड क्या होती है ज्यादा, तो यहां पर जो म्यू है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो ये आ जाएगा बेटा। डेंसर में स्पीड क्या होती है कम, तो ऊपर आएगा 1.8 और नीचे रेरर में स्पीड ज्यादा होती है, तो ये अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। यू कैन राइट इट 3/4, तो साइन इनवर्स 3/4 इज आवर राइट आंसर बच्चों। गेटिंग माई पॉइंट। साइन थीटा सी क्या होता है, म्यू आर बाय म्यू डी, रेरर बाय डेंसर, बिकॉज इट कैनॉट बी डेंसर बाय रेरर। साइन थीटा कैनॉट बी ग्रेटर देन 1, इट इज ऑलवेज लेस देन 1 बच्चों, तो दिस इज वीडी बाय वी आर। ओके, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 19, critical angle for glass is this, that and that for water. Critical angle for water glass surface would be। अब देखिए जब ये कह रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब रे ग्लास से एयर जाएगी बाय डिफॉल्ट, तो हमारे पास यहां पर साइन थीटा 1 किसके बराबर होगा, 1 बाय म्यू जी, दिस इज 2/3, 0.67। यू कैन इजिली राइट। फॉर वाटर this is 1 by mu w, this is 3/4, 0.75। इन दोनों से क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि थीटा 2 बढ़ाया जा थीटा 1? हमें पता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है जो साइन है वो भी हमारे पास बढ़ता रहता है। साइन 0 0, साइन 91, कंटिन्यूसली इट इंक्रीजेस। तो यहां पर अगर हम देखें 0 से 90 के बीच की बात कर रहे हैं, जब साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब अगर हम देखें फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस सॉरी, अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जैसे कि कहा जब हम क्रिटिकल एंगल लिखते हैं तो रेरर बाय डेंसर, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ग्लास का, तो ऊपर क्या आएगा बच्चों, सॉरी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वाटर का, तो ऊपर क्या आएगा 4/3, नीचे आएगा 3/2, तो ये आएगा 8/9, 0.9 के अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। तो ये अगर हम ध्यान से देखें 0.9 इज ग्रेटर देन 0.75, ग्रेटर देन 0.67, आप सिंपली लिख सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन थीटा 2, ग्रेटर देन थीटा 1। यहां पर बच्चे इसकी वैल्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं, आते हैं सर 2/3 की वैल्यू तो आपने कभी बताई नहीं, सर 3/4 की वैल्यू तो आपने कभी बताई नहीं। अरे भाई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है, उसने कौन सा वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कहा है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए पता है अगर साइन थीटा की वैल्यू बड़ी है तो थीटा की वैल्यू भी बड़ी होगी। समझे बच्चों? मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ रे ऑप्टिक्स चैप्टर। बाकी पार्ट्स जल्दी ही आएंगे बेटा,
मुझे पता है लास्ट पार्ट जब मैंने अपलोड किया था और जब मैं आज अपलोड कर रहा हूं बीच में काफी गैप आया, बहुत सारे टेक्निकल और हेल्थ इश्यूज थे जिनकी वजह से वीडियोस में इतना गैप आया। बट आई विल ट्राई कि अब इसके बाद गैप ना आए, कंटिन्यूअसली आपके पास ये वीडियोस अब आती रहेंगी। ओके, तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 20, क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, ए टू बी, इसका क्या मतलब होता है? क्रिटिकल एंगल लाइट रे कब TIR फॉर्म करती है बेटा? व्हेन इट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो इसका मतलब B इज अ रेयरर और A इज अ डेंसर, तो हम क्या लिख सकते हैं? B डिवाइड बाय A। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A इज, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहां VA, यहां पर VB। A में जो स्पीड है उसको V दे दिया, B में हमें फाइंड करना है, दिस इज साइन थीटा। पूछा गया है B में स्पीड क्या होगी, यू कैन राइट V बाय साइन थीटा। ओके बच्चों, क्लियर है? तो ये थे हमारे पास रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 फ्रॉम बुक NCERT एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिशर MTG। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत सारे बच्चे इसको रेफर करते हैं, नीट के लिए परफेक्ट बुक है बच्चों। बाकी सॉल्यूशन भी ऐसे ही आते रहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमने पहले अपलोड किए थे, अब हम रे ऑप्टिक्स के कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा देखना चाहेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रे ऑप्टिक्स के बाद हम उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।